आज तारीख है 7 अगस्त 2025। दिल्ली की सियासत में गर्मी है और यह गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है। यह गर्मी उन सवालों से पैदा हुई है जो अमेरिका से चलकर भारत के हर घर, हर बाजार और संसद के गलियारों तक पहुंच गए हैं। भारत और अमेरिका दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र जिनके रिश्तों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। कभी ये दोस्त की तरह नजर आते हैं तो कभी एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। ये रिश्ता एक ऐसे हाईवे की तरह है जिस पर कभी रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती हैं तो कभी अचानक ब्रेक लग जाता है। ये कहानी 1947 से शुरू होती है, जब भारत आजाद हुआ था। कभी शीत युद्ध की सर्द हवाओं ने रिश्तों में ठंडक घोली तो कभी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई ने इन्हें करीब ला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक फैसला इस पूरी बहस के केंद्र में है। उन्होंने भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें एक मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है, आज विपक्ष के तीखे सवालों के घेरे में हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग चल रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में संदेश घूम रहे हैं और चाय की दुकानों पर बहस हो रही है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि भारत को किसी भी गुट में शामिल होकर अपनी आजादी को दांव पर नहीं लगाना चाहिए। भारत ने दोनों से अलग अपना एक तीसरा रास्ता चुना, जिसे गुटनिरपेक्षता कहा गया। अमेरिका को भारत का यह फैसला कुछ खास पसंद नहीं आया। उसे लगता था कि भारत का झुकाव सोवियत संघ की तरफ है। खास तौर पर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सैन्य गठबंधन सीटों और सेंटों में शामिल कर लिया तो भारत और अमेरिका के बीच दूरियां और बढ़ गईं। अमेरिका से मुख्य रूप से खाद्य सहायता जैसे गेहूं का आयात होता था। PL 480 कार्यक्रम के तहत अमेरिका ने भारत को बड़े पैमाने पर अनाज भेजा, लेकिन इस मदद के साथ एक राजनीतिक दबाव भी आता था। रिश्तों में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1962 में चीन ने भारत पर हमला कर दिया। उस मुश्किल घड़ी में अमेरिका ने भारत को सैन्य सहायता की पेशकश की। 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई छिड़ी तो अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। उसने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसके बाद 1974 में जब भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन दुनिया बदल रही थी और उसके साथ रिश्ते भी बदल रहे थे। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और शीत युद्ध खत्म हो गया। शीत युद्ध का दौर, जो लगभग 1947 से 1991 तक चला, भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक कसौटी का समय था। दुनिया दो महाशक्तियों के बीच वैचारिक लड़ाई का अखाड़ा बन चुकी थी। ऐसे में भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक साहसिक और दूरदर्शी कदम उठाया। उन्होंने मिस्र के गमाल अब्देल नासर और युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो जैसे नेताओं के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। अमेरिका, जो दुनिया भर में साम्यवाद के प्रसार को रोकना चाहता था, भारत के इस तीसरे रास्ते को शक की निगाह से देखता था। खास तौर पर जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने सैन्य गठबंधन में शामिल कर लिया तो भारत और अमेरिका के बीच दूरियां और बढ़ गईं। अमेरिका पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में साम्यवाद के खिलाफ एक मजबूत किले के रूप में देखता था। इस पूरे दौर में भारत और सोवियत संघ के रिश्ते लगातार मजबूत होते गए। 1971 में भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इस दौर में सब कुछ नकारात्मक ही था। हरित क्रांति, जिसने भारत को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, उसमें अमेरिकी नॉर्मन बोरलॉग और फोर्ड फाउंडेशन जैसे संस्थानों का अहम योगदान था। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो शीत युद्ध की लंबी छाया ने लगभग 4 दशकों तक भारत अमेरिका के रिश्तों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोके रखा। यह एक ऐसा समय था जब दोनों देश एक दूसरे को समझ तो रहे थे, लेकिन एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। यह भरोसा तो 1990 के दशक के बाद ही बनना शुरू हुआ, जब दुनिया का नक्शा ही बदल गया। साल 1991 भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह सिर्फ एक साल नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। एक तरफ दुनिया में शीत युद्ध समाप्त हो रहा था तो दूसरी तरफ भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह की जोड़ी ने देश की बंद अर्थव्यवस्था के दरवाजे दुनिया के लिए खोल दिए। इसे ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कहा गया। इस एक फैसले ने भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों को हमेशा के लिए बदल दिया। उदारीकरण के बाद
भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश नहीं था, बल्कि एक उभरता हुआ बाजार था। अमेरिकी कंपनियां जैसे कि कोका कोला, पेप्सी, IBM और जनरल इलेक्ट्रिक भारत में निवेश करने के लिए कतार में खड़ी हो गईं। IT और सॉफ्टवेयर सेवाओं का एक नया क्षेत्र उभरा, जिसने दोनों देशों को एक दूसरे से और भी मजबूती से जोड़ दिया। बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे जैसे भारतीय शहर दुनिया के बैक ऑफिस बन गए। हजारों भारतीय इंजीनियर और पेशेवर अमेरिका की सिलिकॉन वैली पहुंचने लगे और वहां की तकनीकी क्रांति में अहम भूमिका निभाने लगे। 1998 में जब भारत ने पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण किया, तो अमेरिका ने एक बार फिर कड़ी पाबंदियां लगा दी। लेकिन इस बार फर्क था। भारत की आर्थिक ताकत और उसका बड़ा बाजार अब अमेरिका के लिए नजरअंदाज करना मुश्किल था। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने साल 2000 में भारत का दौरा किया, जो 22 सालों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का पहला दौरा था। इसके बाद राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश के कार्यकाल में तो संबंधों ने एक ऐतिहासिक छलांग लगाई। 2008 में भारत अमेरिका के बीच हुआ असैन्य परमाणु समझौता इस बदलते रिश्ते का सबसे बड़ा प्रतीक था। इसके बाद से रक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, अंतरिक्ष अनुसंधान और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ता गया। रणनीतिक साझेदारी जैसे शब्द आम हो गए। यह उदारीकरण के उस एक फैसले का ही नतीजा था, जिसने भारत को दुनिया के मंच पर एक ऐसी जगह दी जहां से वह अमेरिका के साथ बराबरी की सतह पर बात कर सकता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, या कम से कम ठीक चलता हुआ दिख रहा था। लेकिन फिर अमेरिका में सत्ता बदली और डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने। उनकी नीति का एक ही मूल मंत्र था, अमेरिका फर्स्ट। इसी सोच का नतीजा है हाल का यह ऐलान, जिसने भारतीय व्यापार जगत में भूचाल ला दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। ये एक बहुत बड़ा झटका है। इसका सीधा असर उन भारतीय निर्यातकों पर पड़ेगा जो अपना माल अमेरिकी बाजार में बेचते हैं। स्टील, एल्यूमीनियम, कपड़ा, हस्तशिल्प और कृषि उत्पादों जैसे कई क्षेत्रों में काम करने वाले लाखों लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। 50% टैरिफ का मतलब है कि उनका सामान अमेरिकी बाजार में अचानक बहुत महंगा हो जाएगा। जब सामान महंगा होगा तो अमेरिकी खरीदार उसे क्यों खरीदेंगे? इस फैसले का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा। जब निर्यात घटेगा तो भारतीय कंपनियों का उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो फैक्ट्रियां बंद होंगी या उनमें काम करने वाले मजदूरों की छौंटनी होगी। यह एक चेन रिएक्शन की तरह है, जिसकी शुरुआत तो वॉशिंगटन में हुई है, लेकिन जिसका असर भारत के छोटे छोटे गांवों और कस्बों में महसूस किया जाएगा। किसानों की फसल, कारीगरों का हुनर और मजदूरों की मेहनत, सब पर इस एक फैसले का साया मंडरा रहा है। इसके अलावा यह फैसला दोनों देशों के बीच बने भरोसे के माहौल को भी कमजोर करता है। भारत और अमेरिका आज सिर्फ व्यापारिक साझेदार नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार भी हैं। ऐसे में व्यापार के मोर्चे पर इस तरह का एक तरफा और आक्रामक कदम दोस्ती की भावना को चोट पहुंचाता है। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अमेरिका भारत को एक भरोसेमंद साथी मानता है, या सिर्फ एक ऐसा बाजार जिससे वह सिर्फ फायदा उठाना चाहता है। जैसे ही अमेरिका से 50% टैरिफ की खबर आई, भारत की घरेलू राजनीति में उबाल आ गया। विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा मौका मिल गया। संसद से लेकर सड़क तक हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का क्या हुआ? जो प्रधानमंत्री दुनिया भर के नेताओं से गले मिलते थे, वो आज अमेरिका को इस कड़े फैसले से रोक क्यों नहीं पाए? विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार की विदेश नीति की सबसे बड़ी विफलता है। वे कह रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया, लेकिन ठोस कूटनीति के मोर्चे पर वह पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। कुछ ज्यादा आक्रामक नेता तो प्रधानमंत्री के इस्तीफे तक की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस नेता ने देश को अच्छे दिन का सपना दिखाया था, वह आज देश के व्यापारियों और मजदूरों को इस संकट में अकेला नहीं छोड़ सकता। हालांकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी इन आरोपों को खारिज कर रही है। उनका अपना एक पक्ष है। सरकार का कहना है कि यह एक वैश्विक व्यापारिक लड़ाई का हिस्सा है और भारत इसमें अकेला नहीं है। सरकार का तर्क है कि भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं झुकेगा और अपने हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। वे इसे प्रधानमंत्री की कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी मजबूत छवि का परिणाम बता रहे हैं। यह आरोप प्रत्यारोप भारतीय लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा है। एक तरफ विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और उसे जवाबदेह बनाना है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का दायित्व है कि वह देश को यह भरोसा दिलाए कि वह इस संकट से निपटने में सक्षम है। लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई के बीच आम नागरिक उलझन में है। वह जानना चाहता है कि सच क्या है।
इन सवालों का जवाब भविष्य में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है और सरकार पर इस मुश्किल स्थिति से देश को बाहर निकालने का भारी दबाव है। जब भी देश पर कोई बाहरी संकट आता है या किसी दूसरे देश के साथ तनाव बढ़ता है, तो समाज के भीतर से एक बहुत पुरानी और जानी पहचानी आवाज उठती है, बहिष्कार की आवाज। इस बार भी यही हो रहा है। व्हाट्सएप पर लंबे लंबे संदेश भेजे जा रहे हैं, जिनमें अमेरिकी कंपनियों और उनके उत्पादों की सूची है। फेसबुक और ट्विटर पर बायकॉट अमेरिकन गुड्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो अमेरिकी बर्गर खाना छोड़ दें, अमेरिकी कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दें और अमेरिकी फोन की जगह कोई दूसरा फोन खरीदें। ये आवाज भावनाओं से भरी हुई है। इसके पीछे का तर्क बहुत सीधा और सरल लगता है। अगर अमेरिका हमारे सामान को अपने बाजार में नहीं आने देना चाहता, तो हम भी उनके सामान को अपने बाजार से बाहर कर देंगे। इस बहिष्कार की अपील का एक ऐतिहासिक संदर्भ भी है। हमें महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया स्वदेशी आंदोलन याद आता है। गांधी जी ने अंग्रेजों के शासन का विरोध करने के लिए विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया था। यह आजादी की लड़ाई का एक बहुत शक्तिशाली हथियार साबित हुआ था। आज भी बहुत से लोग उसी भावना से प्रेरित होकर अमेरिकी सामान के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता ही असली आजादी है। अगर हम विदेशी सामान पर अपनी निर्भरता कम कर लेंगे, तो कोई भी देश हम पर इस तरह का दबाव नहीं बना पाएगा। यह विचार सुनने में बहुत आकर्षक और देशभक्ति से भरपूर लगता है, लेकिन क्या आज की दुनिया 1920 के दशक जैसी है? क्या आज का बहिष्कार उतना ही सरल और प्रभावी हो सकता है जितना आजादी की लड़ाई के समय था? ये एक बड़ा सवाल है। आज की दुनिया एक ग्लोबल विलेज है, जहां देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। जो चीज हमें अमेरिकी लगती है, क्या वह सच में पूरी तरह से अमेरिकी है? इस सवाल का जवाब हमें बहिष्कार के आंदोलन के दूसरे पहलू की तरफ ले जाता है, जो भावनाओं से ज्यादा तर्क और तथ्यों पर आधारित है। हमें यह समझना होगा कि जोश में उठाया गया कोई भी कदम कहीं होश में आने पर हमारे लिए ही ज्यादा तकलीफदेह न साबित हो जाए। बहिष्कार की आवाज जितनी आकर्षक लगती है, जमीनी हकीकत उतनी ही जटिल है। आज के वैश्वीकृत युग में किसी एक देश के सामान का पूरी तरह से बहिष्कार करना लगभग असंभव है। मिसाल के तौर पर एक अमेरिकी ब्रांड का फोन शायद चीन में असेंबल होता हो, उसके कुछ हिस्से दक्षिण कोरिया या ताइवान में बनते हों और उसका सॉफ्टवेयर भारत के किसी इंजीनियर ने लिखा हो। इसी तरह जो अमेरिकी फास्ट फूड चेन भारत में बर्गर बेच रही है, उसमें इस्तेमाल होने वाला आलू, सब्जी और पनीर भारत के ही किसी किसान के खेत से आता है। उस रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी भी भारतीय ही हैं। अगर हम इन कंपनियों का बहिष्कार करते हैं तो इसका सीधा नुकसान किसे होगा? अमेरिकी कंपनी को तो होगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा नुकसान उन हजारों लाखों भारतीयों को होगा जिनकी रोजी रोटी इन कंपनियों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा हमें यह भी समझना होगा कि व्यापार दो तरफा रास्ता होता है। भारत की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां जैसे TCS, इन्फोसिस और विप्रो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी ग्राहकों से ही हासिल करती है। तो सवाल वही है, भारत को अब क्या करना चाहिए? सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि हमें भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला लेने से बचना होगा। इसलिए पहला कदम होना चाहिए कूटनीतिक बातचीत के दरवाजों को खुला रखना। दूसरा कदम आर्थिक मोर्चे पर उठाना होगा। जैसे को तैसा की नीति के तहत भारत भी कुछ चुनिंदा अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है, लेकिन यह कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने घर को मजबूत करना। यह संकट हमें एक मौका देता है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की कमियों को दूर करें। हमें मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को सिर्फ एक नारे तक सीमित न रखकर उसे हकीकत में बदलना होगा। 1960 के दशक में भी जब भारत पर खाद्य संकट आया था, तब देश ने हरित क्रांति के माध्यम से खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया। अगर हमारा अपना सामान अच्छी गुणवत्ता का और किफायती होगा, तो देश के लोग विदेशी सामान की जगह उसे खुद ही अपनाएंगे। इसके लिए किसी बहिष्कार की अपील की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंत में यह सिर्फ सरकार की लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का पूरा हक है, लेकिन इस राष्ट्रीय संकट के समय उन्हें रचनात्मक सुझाव भी देने चाहिए। मीडिया को सनसनी फैलाने की बजाय लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। ये एक लंबा और धैर्य की परीक्षा लेने वाला रास्ता है। इसमें त्वरित समाधान नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर भारत कूटनीति, आर्थिक सूझबूझ और अपनी आंतरिक शक्ति को मजबूत करने की एक सधी हुई रणनीति पर चलता है, तो वह न सिर्फ इस संकट से बाहर निकल सकता है, बल्कि भविष्य में एक और भी मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर सकता है।